आखिरकार टीम इंडिया न्यूजीलैंड के जाल में फंस ही गई, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया जो पहली इनिंग्स में 46 रन पर ऑल आउट हुई थी, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि टीम इंडिया यह मैच एक इनिंग से हार जाएगी, क्योंकि कोई भी टीम है जो इस तरीके से यदि 46 पर ऑल आउट हो जाती है और सामने वाली सेकंड टीम जो है वो 400 प्लस का स्कोर बनाती है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो टीम है, फर्स्ट टीम है जो 46 पर ऑल आउट हुई है, वो जरूर ये इनिंग से हार जाएगी। लेकिन यदि देखा जाए टीम इंडिया को, टीम इंडिया ने गजब की बैटिंग करी सेकंड इनिंग्स की यदि बात की जाए, लेकिन वापस क्वेश्चन वही उठता है कि आखिर टीम इंडिया एक समय 408 पर 3 विकेट थे, लेकिन पूरी टीम 462 पर कैसे ऑल आउट हो जाती है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? और वो भी उस समय जबकि बड़े बड़े बैटर्स उनके पास थे। वहीं बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड एक समय 233 पर 7 थे और वो टीम 402 रन कैसे बना लेती है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि ये कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस मैच के ऊपर एक तरीके से इन्होंने अपना दबाव डाला है, क्योंकि यदि न्यूजीलैंड टीम इतना पहले लीड नहीं लेती तो टीम इंडिया यह मैच आसानी से जीत सकती थी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने जो सेकंड इनिंग्स में गेम खेला है, 107 रन का जो टारगेट था, तो उससे लग रहा था कि जरूर जिस तरीके का पिच खेल रहा है उससे कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम को भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उन्होंने एक तरफा 2 विकेट खोकर ही, वो भी 20 ओवर में ही टीम आसानी से जीत गई। वहीं बात की जाए इंडिया के बॉलर की, तो बुमराह को छोड़कर कोई भी बॉलर बिल्कुल लम्बे नजर नहीं आया। डीएसपी यानी सिराज तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने हथकड़ी पहना दी है, बिल्कुल लम्बे ही नजर आ रहे थे। आप ये सोचिए कि आकाशदीप की जगह उनको लिया गया है, और आखिरकार टीम इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी बीमारी ये चल रही है कि हम यंग प्लेयर जो हैं या उनके परफॉर्मेंस को नहीं देखते हैं, और हम जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके पुराने रिकॉर्डों को देखते हैं। हम देखते हैं कि मोहम्मद सिराज ने किस तरीके से एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट टीम इंडिया को एक तरफा मैच जिताया था। उन्होंने जो 7 विकेट लिए थे, और हम और भी कुछ पास्ट के, खास करके सेना कंट्रीज के सिराज के जो परफॉर्मेंस थे उनकी तरफ हमारी नज़र जाती है, लेकिन हम करंट परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं कि करंट परफॉर्मेंस में मोहम्मद सिराज किस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं। आकाशदीप की यदि बात की जाए तो बैटिंग में भी अच्छा खासा योगदान दे देते हैं। वहीं मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो न तो अभी वो बॉलिंग में ठीक ढंग से चल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरीके से साउथी ने उनको 6 मारा था, और सेकंड इनिंग की यदि बात की जाए तो सेकंड इनिंग में भी उनको अच्छे खासे रन पीटे हैं उनके, और इसके बाद भी यदि देखा जाए तो मोहम्मद सिराज हंस रहे हैं। अब बात की जाए यदि टीम इंडिया की बॉलिंग की, तो जिस तरीके से 233 पर 7 थे, उसके बाद आर अश्विन की जो पिटाई करी है साउथी ने, खास करके जो उन्होंने 65 रन बनाए। साउथी जैसा प्लेयर इस पिच पर, जहां पर हमारे केएल राहुल जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर माने जाते हैं, वो बिल्कुल भी दोनों इनिंग्स में नहीं चल पाए। तो आखिरकार साउथी में ऐसा क्या था जो चले ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक तरीके से टीम इंडिया की अच्छी खासी पिटाई भी कर दी है, और पिटाई भी ऐसी करी जैसे लग रहा था कि ये टेस्ट नहीं बल्कि T20 चल रहा है। वहीं रोहित शर्मा की बात की जाए तो उनके कहने ही क्या हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले जो पिच थी उसको रीड करने में एक तरीके से गंभीर के साथ बहुत बड़ा एक तरीके से कंफ्यूजन हो गया उनको, वो सही ढंग से पिच को रीड नहीं कर पाए। इसके बाद बात की जाए उनके टॉस डिसीजन की, तो टॉस जीतने के बाद उनको ये नहीं पता चला कि इस पिच पर पहले बैटिंग अच्छी रहेगी या बॉलिंग अच्छी रहेगी। वहीं यदि प्लेइंग 11 की बात की जाए तो प्लेइंग 11 में भी आपने 3 स्पिनर खिलाए, जबकि आपको पता था कि यहाँ 5 दिन क्लाउडी कंडीशन रहने वाली है। उसके बाद भी आपने इस तरीके का एक खराब डिसीजन लिया और केवल 2 पेस बॉलर खिलाए, और 2 पेस बॉलर में भी वर्ल्ड क्लास केवल जसप्रीत बुमराह ही थे। सिराज की जगह आकाशदीप को होना चाहिए था, क्योंकि आकाशदीप की जो बॉलिंग है वो मोहम्मद सिराज से इस समय बेटर लग रही है। मोहम्मद सिराज की यदि बात की जाए तो वो सेना कंट्रीज के लिए अच्छे हैं, जहां की पिच फास्ट पिच है वहां पर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। इसी तरीके से जडेजा को देखा जाए तो जडेजा भी इस तरीके से बैटिंग में खास करके यदि बात की जाए, दोनों इनिंग्स यदि देखी जाए तो वो खुद अपना विकेट थ्रो करके आए हैं। चाहे फर्स्ट इनिंग देख लो चाहे वो सेकंड इनिंग, दोनों समय
टीम इंडिया को उनकी सख्त जरूरत थी और उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते लग रहा था कि वो आसानी से सेकंड इनिंग तो कम से कम खेल जाएंगे। वहीं आर अश्विन की बात की जाए तो उनकी जिस तरीके से पहले इनिंग्स में जो पिटाई हुई, उसके बाद तो जो आर अश्विन है उनकी जिस तरीके से पिटाई हुई, उसके बाद तो रोहित शर्मा ने उनको बॉलिंग तक नहीं दी सेकंड इनिंग की यदि बात की जाए न्यूजीलैंड की, क्योंकि उनको आखिरी में दिया गया है ओवर, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी उनसे कुछ नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आर अश्विन बॉलर हैं उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा था कि उनकी इस तरीके से पिटाई होनी चाहिए, वो भी अपने ही घर में, खुद के घर में, और वो भी इतनी अच्छी पिच होने के बाद। और आपको लग रहा है कि ये पिच वाकई में डिफिकल्ट थी जिस तरीके से टीम इंडिया के बैटर आउट है, खास करके जो नई बॉल ली थी सेकंड इनिंग्स में। क्योंकि यदि आप देखोगे कि जो सेकंड इनिंग्स न्यूजीलैंड की थी, तो न्यूजीलैंड ने सेकंड इनिंग्स में जो 107 का जो टारगेट चेस करा है वो केवल 2 विकेट खोकर ही कर लिया, वो भी जबकि उनका 0 पर ही उनके कैप्टन आउट हो गए थे। उसके बाद यदि टीम इंडिया होती है तो टीम इंडिया के हाथ पांव खुल जाते हैं। वहीं टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो टीम इंडिया टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आया। अब टीम की यदि बात की जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया को क्या मालूम क्या हो जाता है यदि बात की जाए न्यूजीलैंड, इंडिया और पानी या बारिश। ये लगता है कि तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि 2019 का यदि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल आप देखें तो उसके अंदर भी बारिश हुई थी और मैच अगले दिन तक गया था, और कहीं ना कहीं क्लाउडी कंडीशन होने के बाद ही टीम इंडिया इतने कम टारगेट को भी चेस नहीं कर पाई और फाइनल पहुंचने से वंचित रह गई। वहीं WTC का फाइनल की यदि बात की जाए तो वहां भी एक दिन पूरा बारिश में धुल गया था और वहां भी टीम न्यूजीलैंड थी। बाद में क्लाउडी कंडीशन में न्यूजीलैंड के जो बॉलर है, फास्ट बॉलर खास करके, उन्होंने गजब की बॉलिंग की थी, और यही कुछ यदि देखा जाए तो यही कुछ बेंगलुरु में भी हुआ, क्योंकि जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई तब बारिश हुई या क्लाउडी कंडीशन थी, लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम आई उस समय या तो अच्छी धूप या हल्की धूप जरूर खिली हुई थी। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम इंडिया और जो न्यूजीलैंड है दोनों का एक तरीके से 36 का आंकड़ा है। इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम 36 साल के बाद पहली बार इंडिया में कोई टेस्ट से जीती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी जबकि उनके जो मेन प्लेयर है केन विलियमसन वो टीम के साथ नहीं है, और एक तरीके से जो यंग टीम है या एक नई टीम है उन्हीं ने टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराया, वो भी जबकि श्रीलंका के अगेंस्ट वो बुरी तरीके से 2 टेस्ट हार के आए थे। कहाँ श्रीलंका की टीम और कहाँ टीम इंडिया, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम की यदि बात की जाए तो न्यूजीलैंड को एक तरीके से हल्के में लिया, क्योंकि उनको लगा कि जब श्रीलंका जैसी टीम इनको 2-0 से हरा सकती है तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं, और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस टीम को ले बैठा है। अब यदि सेकंड टेस्ट देखा जाए तो सेकंड टेस्ट 24 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा, और उस टेस्ट की यदि बात की जाए तो उस टेस्ट में ऐसे बहुत से अनसुलझे सवालों का जवाब मिलेगा। खास करके शुभमन गिल की बात की जाए तो शुभमन गिल वापस टीम को ज्वाइन करेंगे, तो क्या केएल राहुल बाहर बैठेंगे। वहीं बात की जाए ऋषभ पंत की तो वो चोटिल हो गए हैं और वो शायद ही सेकंड टेस्ट खेल पाए। तो अब देखना है कि टीम इंडिया केएल राहुल से एक बार फिर कीपिंग करवा सकती है और शुभमन गिल के लिए रास्ता बनाया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से यदि केएल राहुल से कीपिंग कराई जाती है तो केएल राहुल जो कि टीम के चहेते हैं वो भी टीम में बने रहेंगे। तो इस तरीके का रोहित शर्मा जरूर एक तरीके से रिस्क ले सकते हैं। अब देखना है कि टीम इंडिया सेकंड और जो थर्ड टेस्ट मैच है उसमें किस प्रकार का कमबैक करती है। टीम इंडिया जिस तरीके से इस मैच में हारी है उसकी हार का मेन रीजन क्या था, आपकी नजर में वो मेन रीजन क्या है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।